नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, नेपाल में चाइना क्या करने वाला है ये बताने से पहले आपको ये बता देते हैं, सऊदी अरब में 400 नेपालियों को जेल में डाल दिया गया है। और क्यों डाल दिया गया है? क्योंकि इन्होंने वहां पे नेपाल की लोकल रक्सी बनाई और उसको बेचा। और इस समय लगभग 400 नेपाली जेल में हैं। अब बात करते हैं चीन नेपाल। दोस्तों, नेपाल में 146 खनिज पदार्थों की खोज के लिए अनुमति दे दी गई है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि इन खनिजों को खोजने वाली जो कंपनियां हैं वो चाइना की कंपनियां हैं। यानी इस पर 93% चाइनीज कंपनियां, और जिन खनिजों को मिलने की उम्मीद नहीं है उनमें दूसरे देश की कंपनियां। दोस्तों, इस दुनिया में दो देश ऐसे हैं जो सबसे बड़े माफिया हैं, एक अमेरिका और दूसरा चाइना। अमेरिका है तेल माफिया और हथियार माफिया, चाइना है खनिज माफिया। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि नेपाल ने अपने खनिजों को खनन करने के लिए चाइनीज कंपनियों को क्यों बुला रही है, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि चाइना जो वहां से खनिज निकालेगा उनको कौड़ियों के भाव में अपने यहां लेकर जाएगा। जैसे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में। आपको पता होना चाहिए कि चाइना के पास लोहा, अभ्रक, तांबा इतनी ज्यादा मात्रा में है। कहां से आया? ये कहीं अफ्रीका से आ रहा है, कहीं पाकिस्तान से आ रहा है, कहीं अफगानिस्तान से भी आ रहा है, दुनिया के बहुत सारे देशों से आ रहा है। और पाकिस्तान की 3 सोने की खानों पे चाइना का कब्जा हो गया। इतना कर्जा चाइना ने पाकिस्तान को दे रखा है। देखिए, अब होगी नेपाल में खनिजों की लूट। मैंने आपको 1 साल पहले एक वीडियो दिखाया था जिसमें चाइनीज यूट्यूबर तक को पता है कि नेपाल में कौन कौन से खनिज हैं। अब सोचने वाली बात है कि चाइनीज यूट्यूबरों को कैसे पता है कि नेपाल में ये खनिज मौजूद हैं। चाइनीज मीडिया को भी पता है कि नेपाल में ये खनिज मौजूद हैं। इसका साफ अर्थ निकलता है कि चाइना की नज़र नेपाल के खनिज पदार्थों पर पहले से बनी हुई है। अब नेपाली कहेंगे नहीं भाई नहीं, चाइना की नज़र नहीं है हमारे खनिज पदार्थों पे, उल्टा अमेरिका और भारत की नज़र है। तो आपको एक चीज़ बता देते हैं कि नेपालियों का कहना था कि भारत की नज़र है नेपाल के यूरेनियम पे और अमेरिका की नज़र है नेपाल के यूरेनियम पे। आपको पता है अमेरिका के पास में इतनी ऊर्जा है कि 400 साल तक अगर दुनिया की सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो अमेरिका के पास में उसके शेल ऑयल के भंडार, क्रूड ऑयल के भंडार बिल्कुल सुरक्षित हैं। और यूरेनियम के लिए अमेरिका को कोई चिंता ही नहीं है। इतना ज्यादा यूरेनियम है अमेरिका के पास में। 1000 बिलियन डॉलर, 1500 बिलियन डॉलर का यूरेनियम मौजूद है अमेरिका के पास में। नेपाल के पास में कितने रुपए का यूरेनियम है? 8 बिलियन डॉलर मात्र। 8 बिलियन डॉलर भी दोस्तों बहुत होता है। नेपाल की जीडीपी का 20-25% कम नहीं होता। अब रही भारत की बात, तो दोस्तों भारत जो है यूरेनियम के बदले थोरियम का उपयोग करता है और इस दुनिया में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार भारत के पास में है। आप नेट में सर्च कर लीजिए। यूरेनियम की सख्त जरूरत है चाइना को, क्योंकि उसे अपने यहां 51 परमाणु रिएक्टर लगाने हैं। दूसरा, उसे भी अमेरिका और रूस के बराबर एटम बम बनाने हैं। अब यूरेनियम तो है नहीं, चाइना के पास में बहुत कम है, तो वो कई देशों में यूरेनियम के लिए हाथ पैर मार रहा है। मतलब साफ है कि नेपाल में अब खनिज पदार्थों की लूट होगी। वही पाकिस्तान जैसे हाल होंगे कि खनिज पदार्थ भी गया और पैसा भी नहीं है। पैसा चले ही जाएगा। जैसे पाकिस्तान में सेना के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेताओं के पास पैसा चले गया और जनता को कुछ नहीं मिला। वही हाल नेपाल में होगा। सोचने वाली बात है कि चाइना जब भारतीय खनिज में लूट मचा सकता है तो नेपाल क्या चीज है। भारत की कई जगहों पे चाइना खनन कर रहा है और तब भारत ने उन चाइनीज कंपनियों पे प्रतिबंध लगाया। बांग्लादेश ने प्रतिबंध लगाया। क्यों लगाया? आप न्यूज सही से नहीं सुनते। इसलिए लगाया क्योंकि चाइना क्या कर रहा है कि उसी देश के भारत या बांग्लादेशियों के साथ मिलके, जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ मिलके उनको पैसा खिला देता है और बोलता है हमारे यहाँ जो खनिज निकलता है ये तीसरी ग्रेड का है, यानी घटिया खनिज है, और उसको कम दामों में खरीद लेता है।
ऐसा ही नेपाल के साथ भी होगा और 100% होगा। आप खुद ही देख लीजिए, चाइना के पास में रेलवे लाइन बनाने के लिए इतना सारा सामान सड़ रहा है, इतना ज्यादा सामान है। एयरपोर्ट बनाने के लिए बहुत सारा सामान टनों के हिसाब से पड़ा हुआ है, हजारों टन के हिसाब से, जिनको कोई खरीद नहीं रहा। इसलिए दुनिया में चाइना जा के लोगों को बोल रहा है कि हम आपके यहाँ रेलवे लाइन बनाएंगे, हम आपके यहाँ एयरपोर्ट बनाएंगे। और तब चाइना क्या करता है, उस देश के मंत्री वर्ग को पैसा खिलाता है और तब वो चाइना का पैसा खा के और अपने देश में चाइनीज कंपनियों को बुला लेते हैं। जैसे नेपाल के पोखरा विमानस्थल में हुआ। क्या हुआ कि चाइना ने कुछ अधिकारी वर्ग को पैसा खिला दिया, उन्होंने पोखरा विमानस्थल बनाने की इजाजत दे दी। आज नेपाल पोखरा विमानस्थल के कर्जे के जाल में फंस गया। चीन के साथ नेपाल के जो समझौते होते हैं वो पारदर्शी नहीं होते हैं, उनके जो कागज हैं वो सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। भारत के साथ में नेपाल के जो समझौते होते हैं वो सार्वजनिक होते हैं, सरकार टू सरकार संबंध होते हैं। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना के साथ कंपनी टू सरकार का कनेक्शन है, यानी सौदे हैं, इसलिए यहाँ पे धांधली होती है। एक बार समझिए, भारत रूस का हथियार व्यापार होता है तो सरकार टू सरकार होता है, इसलिए इसमें धांधली नहीं होती। ठीक, भारत और फ्रांस का जो हथियारों का समझौता होता है वो कंपनी टू भारत सरकार होता है, इसलिए उसमें धांधली चली जाती है। इसीलिए भारत ज्यादा से ज्यादा हथियार रूस से खरीदता है ताकि धांधली ना हो। और तब कुछ फ्रांसीसी कंपनियां, कुछ अमेरिकन कंपनियां भारतीय सेना अधिकारियों को पैसा खिलाती है और कहती है कि ऐसा बोलो कि रूस का ये हथियार ठीक नहीं, इससे अच्छा तो फ्रांस का है, इससे अच्छा तो अमेरिका का है, क्योंकि उनको अमेरिका फ्रांस द्वारा रिश्वत मिल जाती है। तो भारत का रूस के साथ में सरकार टू सरकार सौदे होते हैं, इसलिए इसमें धांधली नहीं होती। नेपाल और भारत के सौदे भी सरकार टू सरकार ही होते हैं, सरकार के साथ में सरकार के, इसलिए पारदर्शी हैं। लेकिन चाइना नेपाल के जो सौदे होते हैं वो कंपनी टू सरकार होते हैं, इसलिए इसमें धांधली बहुत जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई, ये आपके विश्लेषक कह रहे हैं, जो सच्चे नेपाली देशभक्त हैं वो विश्लेषक। एक चीज हमें समझ में तो आ गई कि हाँ, नेपाल के खनिजों की लूट होगी और ये होकर रहेगी। आप नहीं बचा पाएंगे अपने देश के खनिज पदार्थों को, अपनी संपत्ति को। देश की संपत्ति देश का जो राष्ट्रभक्त नेता है वही बचा सकता है। और आप तो जानते ही हैं कि आपके यहाँ कितने राष्ट्रभक्त नेता हैं। दुर्गा परसाई को ही देख लीजिए, 5 अरब सरकार जब वापस मांगी दुर्गा प्रसाद परसाई से, तो दुर्गा प्रसाद परसाई ने सरकार के खिलाफ ही प्रोटेस्ट छेड़ दिया कि हम सरकार को खत्म करेंगे, राजा को ले आएंगे। अब जनता भी इतनी बेवकूफ कि दुर्गा परसाई के पीछे लग गई, जबकि साफ क्लियर बात है कि दुर्गा परसाई के ऊपर 5 अरब का ऋण है, राजा वाजा से कोई लेना देना नहीं। दुर्गा परसाई को बस सरकार से अपना पैसा ना मांगे सरकार, दुर्गा परसाई से सरकार चुप रहे। और जब सरकार ने पैसा मांगना चालू किया तो दुर्गा परसाई ने प्रोटेस्ट छेड़ दिया सरकार के खिलाफ। राजा से दुर्गा परसाई को कोई लेना देना नहीं। फणी पाठक जो है उन्होंने कहा, चलिए इस पे ऐसा करते हैं, एक स्पेशल वीडियो आपको बनाकर देंगे कि दुर्गा परसाई की सच्चाई क्या है। क्या वो हकीकत में राजावादी हैं या वो अपने 5 अरब रुपए वापस नहीं देना चाहते। इस पर एक वीडियो बना के आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद।